हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सी-टेट का एग्जाम है अब ज़्यादा दूर नहीं है, 21 जनवरी को हमारा पेपर है। तो लगभग आप लोगों के पास जो है 10 से 11 दिन रह गए हैं। तो जरूरी है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट की क्लासेस ले रहे थे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, तो आप उसके साथ जो है आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करें। देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। क्यों जरूरी है? देखिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो सीबीएसई है सी-टेट में किस तरीके से हर सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है। दूसरी बात कि आप लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी एनसीईआरटी पढ़ी है, वो जो है आप लोगों ने जो पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप अपने आप को जो है चेक कर पाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप लोगों को जो है मैं अब एनसीईआरटी के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा रही हूँ। और कुछ जो है कुछ जो है मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा भी दी है। तो अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और अब जो है हम डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि डेली जो है मैं ये प्रैक्टिस जो है आप लोगों को करवा सकूं। तो जो लोग भी सी-टेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग जो है सी-टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, जितने भी मैंने एनसीईआरटी करवाए, जो लोग भी सी-टेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सी-टेट पेपर 2 एसएसटी है, तो उन लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, आप जो प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहाँ पे ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो है चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, मतलब वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। और उसके नोट्स जो है, उसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर जो है ले लीजिएगा। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इंडस शब्द को संस्कृत में डैश कहा जाता है। तो जिन लोगों ने भी चैप्टर 1 क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है पढ़ा होगा, वो जो है ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। ये मैंने बताया हुआ है। हिंदोस नहीं, इंदोस बिल्कुल नहीं, सिंधु यस। इंडस शब्द जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसको सिंधु। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड। ठीक है, भारत तो कहा ही नहीं जाता। तो इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? महापाषाण युगीन स्थल, ये भी जो है आपका चैप्टर 2 क्लास 6 की हिस्ट्री का ही चैप्टर 2 का जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, महापाषाण युगीन स्थल। ब्रह्मगिरी, तो आप लोगों का कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो महापाषाणिक युगीन स्थल है, एक ब्रह्मगिरी है और एक आदि चन्नलूर के बारे में बताया गया, आदि चन्नलूर। ठीक है, आदि चन्नलूर। तो ये याद रखिएगा। एक मिनट, दोबारा से मैं लिख देती हूँ। हाँ, एक ब्रह्मगिरी है, महापाषाणिक युगीन स्थल जो है एक ब्रह्मगिरी है, और दूसरा जो है क्या है? आदि चन्नलूर। ठीक है, आदि चन्नलूर। दाऊजली हेडिंग, देखिए दाऊजली हेडिंग जो है ये नौपाषाणिक पुरास्थल है। क्या है? नौपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, दाऊजली हेडिंग हुआ नौपाषाणिक पुरास्थल। और भी है, जैसे कि आपका महागढ़ा हुआ, ठीक है, कोल्डी हवा हुआ, ये जो है नौपाषाणिक पुरास्थल। पूरा मैंने इसको बता रखा है और कुछ भी आ सकता है। याद रखिएगा, मैंने 6 क्लास की जो हिस्ट्री करवाई है, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को पूरा अच्छे से वो पूरे मतलब पूरा चैप्टर करवाया है। पूरा चैप्टर क्या, पूरी मतलब बुक करवाई है। तो अगर जो लोग भी सी-टेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी मेन है। तो आप लोगों को ईजिली, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए और आसानी से समझना है, तो वो वीडियो देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर ओपन करेंगे ना, तो पूरा चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। और आप लोगों का जो उसका पीडीएफ है टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ है, वहां से लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। भीमबेटका और मेहरगढ़, ये दोनों ही जो है पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। क्या है? पूरा पाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल याद रखिएगा, भीमबेटका और मेहरगढ़। तो अब ये जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। हाँ, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में एक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज के संबंध में सही है? ठीक है, कथन ए क्या है? जो मिन्हाज-ए-सिराज के संबंध में पूछा है। ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में, ये पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। उसने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों में से अधिक योग्य और सक्षम थी। ये बात मिन्हाज-ए-सिराज जो है स्वीकार करते हैं। लेकिन
वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। कहने का मतलब है, उनका कहना था कि वो कितनी भी जो है अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम है, लेकिन एक औरत होने के नाते जो है वो जो है मिन्हाज-ए-सिराज जो थे उसको रानी के रूप में, एक शासक के रूप में जो है मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो ये दोनों बात जो है मिन्हाज-ए-सिराज ने के बारे में जो है सही है, ऐसा उन्होंने जो है लिखा है रज़िया सुल्तान के बारे में। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? थर्ड। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होता है 33 का। ये क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? 33 का जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 34 देखते हैं। देखिए, दिल्ली की वास्तुकला के बारे में आ गया। दिल्ली की वास्तुकला पर इतिहास की कक्षा में चर्चा करते समय शिक्षक को किस पे जोर देना चाहिए? साम्राज्यिक दावे और प्रभुत्व पर। तो ये बात तो सही है, दिल्ली की वास्तुकला के बारे में बता रहे हैं, तो एक शिक्षक को जो है जो भी साम्राज्यिक जो दावे हैं उसके प्रभुत्व पर जो है जोर देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो ये तो सही कह रहा है। पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। क्यों भाई, पुरानी वास्तुकला की जो है आप क्यों नहीं चर्चा करेंगे, उस पर क्यों नहीं जोर देंगे? जो उस टाइम पे वास्तुकला अपनाई गई थी उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात तो गलत कर दिया कि पुरानी वास्तुकला की तुलना में किस पे? शैलीगत उत्कृष्टता पर। तो ये बात तो गलत कर दिया, क्योंकि इस पे भी हमें जोर देना चाहिए, इस पे भी हमें बताना चाहिए। तो ए ही बस यहाँ पे करेक्ट होता है। तो केवल ए जो है आप लोगों का क्या होगा? प्रासंगिक होगा। ठीक है, केवल ए जो है क्या होगा? प्रासंगिक होगा। बाकी तो बी तो गलत ही है, ए और बी दोनों नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 35। ठीक है, 35 है। देखिए, ए और बी कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल, जो ब्राह्मण थे उन्हें सामिष भोजन जो है करने की अनुमति नहीं होती थी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है। याद रखिएगा, बंगाल में एक 13वीं शताब्दी में एक ग्रंथ की रचना की गई थी संस्कृत में, जो है बृहद धर्म पुराण। ठीक है, इसमें जो है स्थानीय जो ब्राह्मण है कुछ खास किस्मों की जो मछली है उन्हें खाने की जो है अनुमति दी गई थी। बंगाल का 13वीं शताब्दी में एक संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा गया था बृहद धर्म पुराण। उसमें जो है स्थानीय ब्राह्मणों को लेकर बात कही गई थी कि कुछ खास किस्मों की मछली खाने की जो है उन्हें अनुमति मिलती है। तो ये बात जो है क्लियर है, मतलब सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही सही है। देखिए, दोनों, ये गलत वाले को तो कट कर दीजिए। ए और बी दोनों सही है, तो ये हमारा जो है करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। अब 8th क्लास की हिस्ट्री आ गई। देखिए 8057। देखिए, जो मैंने नहीं करवाया उसको आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे कि अगर वो क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए तो आप जो है उसे गलत ना करें। ओके, देखिए 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। तो क्या बदलाव किया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि 1857 के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई थी, तो अंग्रेजों ने भारत पे पुनः कब्जा करने के लिए, पुनः नियंत्रण करने के लिए उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। तो इनमें से कौन सी बातें सही है? 4 ऑप्शन में से। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किए गए थे। बिल्कुल बात सही है। 1857 के विद्रोह से पहले, 1857 से पहले सभी अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, लेकिन जब ये विद्रोह हुआ उसके बाद जो है सारे अधिकार किसको दे दिए गए? ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिए गए। ठीक है, तो ये बात तो करेक्ट है। भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतीय सिपाहियों को मतलब संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया, ये बात क्लियर, मतलब सही नहीं है। खेतिहरों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी भी नीतियां वही बना रहे थे। ठीक है, भूस्वामियों से सुरक्षित करने के लिए जो है नीतियां बनाई गई, ऐसा ये मतलब कि गलत बात है। चौथा मतलब डी क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। जो अंग्रेज पहले भारत के जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे उसको जो है मान्यता नहीं देते थे, उसका मतलब उसका सम्मान नहीं करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद जो है उन्होंने ये तय किया कि धार्मिक और सामाजिक जो रीति रिवाज है उसका जो है वो सम्मान करेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ताकि उन्हें भारत पर पुनः नियंत्रण मिल जाए। ठीक है, तो ये डी वाला भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है बी और सी तो गलत है, ए और डी सही है। तो देखिए ए और डी कहाँ पर है? ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए भी है, बी भी है, ठीक है, सी भी है, और यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ ए और डी दिया है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेवेंथ मतलब कि 37। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है 37 में। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापेदार जो सूती कपड़े छींट के थे जो इस्तेमाल किया जा रहा था उसके पाबंदी पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया था। तो उस कानून को जो पारित किया था उसका नाम क्या था? सूती अधिनियम नहीं, कैलिको अधिनियम। बिल्कुल,
1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो है इंग्लैंड में भारत के जो छापेदार छींट वाले कपड़े तैयार किए जाते हैं उन पे जो है पाबंदी लगा दी। तो ठीक है, तो उस पाबंदी के लिए कानून बनाया था जिसको क्या कहा गया, कैलिको अधिनियम। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 8th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें ये सब दिया गया है। मैं 8th क्लास के एनसीईआरटी की नहीं करवा पाई, लेकिन आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू जो है मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी करिएगा प्रैक्टिस, बस याद रखिएगा एक सही डायरेक्शन में करें ताकि आप लोगों का जो अपकमिंग सीटेट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ें। देखिए, हाँ, यहाँ पे 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 में क्या बोला गया है, एक मिनट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, हिंदू स्वामियों और महाजनों मिशनरियों का सहयोग किया। तो आप लोगों को बता दूं कि बिरसा मुंडा ने कभी भी अंग्रेजी सरकार, जो भूस्वामी थे और मतलब कि जो भी मिशनरी थे, उनका सहयोग नहीं किया था। तो ये तो गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा, अंग्रेजों की जो भू नीतियाँ थी मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू स्वामी, जो हिंदू भूस्वामी थे, महाजन, उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। बिल्कुल बात सही है। मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की जो है आलोचना करते थे। जो अंग्रेजों की जो भू नीतियाँ थी वो मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। ठीक है, जो अंग्रेजों ने नीतियां बनाई थी वो मुंडाओं की जो पहले से नीतियां थी भूमि व्यवस्था को लेकर, उसको जो है नष्ट कर रही थी। हिंदू जो भूस्वामी थे और महाजन जो उनकी जमीन को जो है छीनते जा रहे थे, बिरसा मुंडाओं की जमीन को छीनते जा रहे थे। वहीं पर मिशनरी जो है उनके जो परंपरागत संस्कृति थी उसकी आलोचना कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बी वाला जो है पूरा एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, बिरसा मुंडा को लेकर। लेकिन पहला जो है गलत है कि बिरसा मुंडा ने जो है अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया, हिंदू भूस्वामी और जो मिशनरी थे उनका सहयोग किया। ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट है, ए गलत है। तो यहाँ पे देखिए, बी सही, ए गलत। तो हमारा जो है कौन सा करेक्ट होगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ डैश वर्ष में हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, लेकिन इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं जिसको जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अलीगढ़ जो आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां। किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी। दूसरी बात कब? 1875 में। और 1875 में ही जो है मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की भी स्थापना हुई थी। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, लिख लीजिए, मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में हुई थी, जिसे आंग्ल मुस्लिम स्कूल कहा जाता है। लेकिन यही स्कूल जो है 1878 में जो है कॉलेज बन गया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सेकेंड, 1875। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आर्य समाज की स्थापना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हम सब लोग जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, याद रखिए, ये लिख लीजिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह ठीक है, पुनर्विवाह अधिनियम। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की जो शुरुआत है, जो जिसने की थी, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर में, और कई बार पूछा जाता है इसकी डेट, तो ये याद रखिएगा 1856 में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद का जो है हम सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो क्लियर हो गया, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं 11, मिलान करना है, और बहुत ही ये भी इजी है। देखिए, सब ये 8th क्लास की हिस्ट्री से आया हुआ है। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट ये जो हेनरी डेरिजियो ने शुरू किया था। तो पहले ही जैसे एक आप देखें ना, करेक्ट देखिए कि उसका ऑप्शन कहाँ पर है। तो ए का 4th कहीं पर है, ए का 4th यहाँ पर, और बाकी किसी में भी नहीं है। इसमें क्या होगा कि अगर आपको एक भी आता रहेगा, अगर मान लो एक मिल गया तो दूसरा देखिए, दूसरा भी आता रहेगा, तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट जो है आप आंसर जो है कर लेंगे। इसलिए पूरा मिलाने की कोशिश मत कीजिए, देखिए कि 4 में से आपको आता कौन सा है। ठीक है, तो ए का 4th, तो ये तो सही है। अब रामकृष्ण मिशन जो है हम लोगों को पता है कि इसका जो है स्वामी विवेकानंद ने, तो आपका ये भी दिख रहा होगा 3rd। ठीक है, स्वाभिमानी आंदोलन पेरियार ने, अलीगढ़ आंदोलन अभी मैंने बताया सैयद अहमद खान ने। तो आपका यहाँ पर जो है 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पूरा मिलाने की जरूरत नहीं होती, एक भी आप लोगों को आता है तो ये आप लोग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 42, 12। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त विकल्प चुनें। तो कथन ए क्या है? पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने
मतलब पाकिस्तान जो है अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। तो ये बात करेक्ट है, मुस्लिम लीग ने जो है 16 अगस्त 1946 को जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाया गया था, किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो ये बात तो करेक्ट है। कथन बी क्या है? कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य को सुझाने में सफल रहा। तो नहीं, दोनों को जो है सुझाने में जो है ये सफल नहीं रहा था कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का ये सेकंड ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो है स्वतंत्र भारत के लिए जो राजनीतिक बंदोबस्त करने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को जो है सुझाने में सफल नहीं रहा था। तो ये हमारा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो ए यहाँ पर सही है। तो देखिए ए, ये तो दोनों सही की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। ए सही परंतु बी गलत, तो ये वाला तो सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 मतलब कि आपका ये है 43 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें 13 है, वैसे 43 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन ए और कथन बी पर विचार करना है। ठीक है, देखिए इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं तो वो तभी आप कर सकते हैं जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हों, लाइन टू लाइन आप लोगों को पता हो। तो वही एनसीईआरटी मैं आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट्स में नोट्स देती हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैं जब भी एनसीईआरटी के क्लासेस लेती हूँ, जब भी एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत कम बच्चे देखते हैं। तो उसको जो है आप लोग देखिए, और उसके जो नोट्स है एक बार अगर वो समझ लेंगे ना, तो नोट्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को ईजिली जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को हर चीज़ जो है बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँ, बेसिक से समझाऊँ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप लोगों का गलत ना हो। अदरवाइज आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो एडवाइस कर सकती हूँ। देखिए कथन ये क्या बोल रहे हैं? बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें हिस्सा लिया था। तो सही बात है कि जो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसकी जो है इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में जो है महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा, दोनों अंग्रेजी अधिकारियों राष्ट्रवादी भारतीयों ने यह महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। तो ये भी बात सही है। तो कथन ए और बी जो है दोनों ही यहाँ पे सही है। तो गलत वाला तो पहले कट कर दीजिए। ठीक है, ए और बी दोनों सही की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलो, या तो आपका जो क्वेश्चन आईडी मतलब कि जो आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन नंबर है वो 44 है। संविधान सभा की बैठकें किन स्थानों पर हुई थी? नई दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। तो आप लोगों को बता दूं, संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो सही उत्तर केवल ए है आप लोगों का, तो यहाँ पर जो है ये करेक्ट होता है। उम्मीद करती हूँ ये जो 14 क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के, ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहे होंगे, बहुत ही मदद करेंगे आने वाले जो अपकमिंग सीटेट है। तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप लोग जो है सीरियस होकर जो है सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही मैं जो एनसीईआरटी के नोट्स देती हूँ, जो मैं पढ़ाती हूँ, उसको जो है जितना कम से कम जितना भी टाइम बचा है तो एटलीस्ट उनको जो है कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 25 मिनट की वीडियो, कोई 15 मिनट की, कोई 20 मिनट की है। अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो उनके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, उसको लेकर एक बार पढ़ लीजिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बस अपने अच्छे से पढ़ते रहिए एक सही डायरेक्शन में। ऑल द बेस्ट।